हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो हमारी है, इस वीडियो का नाम है चैप्टर का अकाउंटिंग रेशियो। एक प्रयास तो बनता है। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं था वैसे, क्योंकि मैंने जो अपनी 10 डेज स्ट्रेटजी में चैप्टर्स लिए थे उसमें मैंने अकाउंटिंग रेशियो को नहीं रखा था। लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आए उसमें कुछ बच्चों ने मुझे बोला, और मेरे पास मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर हमें आप जो करा रहे हो ना उसमें एक बार रेशियो का भी थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कौन सा इंपॉर्टेंट रेशियो रहेगा, इस तरीके से कुछ आइडिया दो। तो मुझ पर रहा नहीं गया, बच्चों की डिमांड पे मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना देते हैं, कुछ हेल्प हो जाएगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनको मैंने 10 डेज में 9 चैप्टर्स बताए थे, अब वो 10 डेज में 10 चैप्टर्स भी कर सकते हैं और 4 नंबर का और एडिशन कर लो। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए, क्योंकि बेसिकली बच्चे देखा ही जाता है कि अगर कोई बच्चा ये चैप्टर के फॉर्मूले याद कर ले तो वो उसके इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस 60 to 70% हो जाते हैं। 30% तो क्यों, किसी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन आ गया जिसमें फॉर्मूला भी लगा रहे हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही, तो वहां तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करके भी अपने आंसर को कर सकते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि सभी बच्चे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, क्या पता उनको थोड़ा सा और सपोर्ट हो जाए, एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो इस वजह से मैंने ये चैप्टर की वीडियो बना दी। ठीक है, अब पूरी वीडियो आप अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा। तो क्या प्रयास है, तो मैंने बताया कि इसमें टोटल मिला के हमारे पास 4 रेशो हैं। एक रेशो जिसको आप लिक्विडिटी रेशियो बोलते हो, अब आपको लिक्विडिटी पता हो ना हो या याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा रेशियो हमारा रहेगा सोल्वेंसी रेशियो। इससे भी आपको सोल्वेंसी याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेशियो पता होना चाहिए कि इसका अंदर क्या लिखा जाता है। बिल्कुल मत घबराना, ट्रिक सिखाऊंगा, बिना ट्रिक के कोई बात नहीं करूंगा। ट्रिक है, रेशियो याद करने की ट्रिक है, फिर मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो जाना नहीं है, बस सुनते रहना। चले जाओगे तो अपना नुकसान ही करोगे आप, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद एक और रेशियो है मेरे पास, थर्ड एक्टिविटी रेशियो, जिसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। बच्चों इस वाले रेशियो में से आप में से कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कौन से ज्यादा रेशियो ज्यादातर रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो एक्टिविटी रेशियो, जिसको टर्नओवर रेशियो बोला जाता है, वो ज्यादातर रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक लिक्विडिटी रेशियो के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसके भी पूछ लिए जाते हैं। आपको रेशियो का फॉर्मूला तो बनाना एटलीस्ट सबका ही आना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने 4-5 अलग अलग तरीके के रेशियो लिखे हैं, जिनको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इतनी स्लाइड है हमारे पास टोटल 8, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा ट्रिक सिखाने में भी। वैसे तो सारी की सारी बातें मैं ट्रिक के ऊपर ही बेस लेकर आया हूँ आज। देखो क्या रहेगा। अगर आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया कि कैलकुलेट करंट रेशियो, अच्छा ध्यान रखना 1 मार्क्स में एमसीक्यू आता है। आइडियल रेशियो, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो वो रखना है 2:1। एमसीक्यू आ जाए लगा देना बस। और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। ये दो बातें आप ध्यान रखना। पूछ ले जाए तो बोल देना, क्यों रहता है इस चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं। बस आइडियल रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में 2:1 1:1 होता है। करंट रेशियो का 2:1, लिक्विड रेशियो का 1:1। अब करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, तो देखो करंट रेशियो का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। इसके लिए मुझे कुछ ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। और लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोला जाता है। क्विक रेशियो इसका दूसरा नाम होता है। इसका एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये दो फॉर्मूले तो बच्चों याद कर लो, दो फॉर्मूले याद कर लो। बाकी सारे फॉर्मूले में ट्रिक बताऊंगा जितने भी आएंगे, सिर्फ दो फॉर्मूले याद कर लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। कुछ बच्चों का यहीं से सवाल आएगा कि सर ये लिक्विड एसेट क्या है। तो कुछ नहीं, लिक्विड एसेट बराबर, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट तो सब समझते हो ना, एक साल के अंदर अंदर जो बिजनेस में यूज होती है 12 मंथ्स में। करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा देना। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में करंट एसेट लिखा है, इन्वेंट्री लिखा है, और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट लिक्विड एसेट, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दो। इन्वेंट्री माइनस करते ही जो वैल्यू बचती है उसको लिक्विड एसेट बोला जाता है। कहीं कहीं पे कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख देता है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए।
तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हटा देना, जैसे रेंट पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऐसे करके खर्चे होते हैं आपने एडवांस में जमा कर रखे हैं, उनको और हटा देना। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अगर करोगे तो लिक्विड एसेट बन जाती है वो। करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, ठीक है। और कभी कभी वर्किंग कैपिटल एक वर्ड लिखा होता है, ये आपको मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो किसी क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी लिखा है और वर्किंग कैपिटल लिखा है, आपको करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी तो आपने लिख दी, करंट एसेट अब कहां से लाओगे, तो बस कुछ मत करना, वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटी माइनस, अब इधर आके प्लस हो जाएगा ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो करंट एसेट निकल कर आ जाएगा। तो कभी कभी वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले याद कर लोगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बस इतनी बात याद रखना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब बाकी फॉर्मूले मैं तुम्हें बनाने सिखाऊंगा। जैसे पहला फॉर्मूला सोल्वेंसी रेशियो का, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखो इस फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले सोल्वेंसी का आएंगे, इसमें जो पहले वैल्यू लिखी होगी, जो पहले नाम है उसको तो आप पहले लिखेंगे, फिर अपॉन का साइन लगाएंगे, और बाद में जो वर्ड लिखा होगा उसको आप बाद में लिखेंगे, इक्विटी। तो ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, तो पहले लिखा हुआ है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है सर? नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है? तो ऐसी उधारियां जो आपको 1 साल के बाद चुकानी पड़ती हैं उनको लॉन्ग टर्म नॉन करंट या डेट बोला जाता है। ये डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय की उधारियां, जैसे बैंक से लोन लेना, डिबेंचर्स इशू करना लॉन्ग टर्म के लिए, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बॉन्ड्स इशू करना, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटी उधारियां, उनको डेट। और इक्विटी का मतलब क्या होता है सर? इक्विटी का मतलब होता है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है सर बच्चे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजी, ये सब इक्विटी। इक्विटी और मालिकों का पैसा, मालिक का पैसा कौन सा होता है? कैपिटल, प्रॉफिट। तो डेट और इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेट अपॉन इक्विटी। अब आप बनाओ बनाओ बनाओ, चलो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट पहले, तो टोटल एसेट न्यूमिनेटर अपॉन डेट डिनोमिनेटर, तो टोटल एसेट अपॉन डेट फॉर्मूला होता है। अब टोटल एसेट का मतलब सर करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो 1 साल चलती हैं, नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलती है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट्स, सबको मिला दो तो वो नॉन करंट एसेट होती हैं। डेट वही डेट है जो अभी ऊपर डेट आपको समझाया। अगला फॉर्मूला बनाओ, प्रोपराइटरी रेशियो। सर ये तो छोटा सा नाम लिखा है बेटा, प्रोपराइटरी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट। अब शेयर होल्डर फंड को क्या इक्विटी भी बोला जाता है? तो शेयर होल्डर फंड पहले लिखा है तो पहले शेयर होल्डर फंड या इक्विटी लिखो, और अपॉन में क्या लिख दो? टोटल एसेट। अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूले बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कितने आसान है फॉर्मूला बनाना, बस नाम पढ़ो फॉर्मूला बनाओ, नाम पढ़ो फॉर्मूला बनाओ। अगला फॉर्मूला बनाते हैं। अगला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट पहले लिखा है तो डेट को पहले लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड बाद में लिखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड को बाद में लिख दो। अब आप कहोगे चलो कैपिटल डेट तो हमें पता चल गया है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही होता है। इसका मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आपको गिवन होगा लिख देना, या कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और ऐसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो देखो ये जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है, अब यहां पे कवरेज आ गया है वर्ड, तो इस वजह से ये इंटरेस्ट तो चला जाता है अपॉन में, अपॉन में तो लिख देना इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे लगता है? हमेशा डेट्स पे। लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी उधार लेते हो बहुत लंबे लंबे समय के लिए, उस पर ब्याज देना पड़ता है ना, उसी को इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो अपॉन में, और ऊपर क्या लिखोगे? PBIT,
PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बोला जाता है। क्वेश्चन में गिवन होगा, सीधा सीधा देख के लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका, जो पहले लिखा हो उसे पहले लिखो, जो बाद में लिखा हो उसे अपोन में लिखो। जो पहले लिखा हो ऐसे ऐसे ऐसे। आप कहोगे इसमें क्यों नहीं कराया, क्योंकि इसका नाम ही अलग अजीब सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कवर करना है तो इंटरेस्ट को अपोन में ले जाओ, अपोन में नीचे रहेगा, सारा भार संभाले रहेगा, कवर करेगा, तो इंटरेस्ट अपोन में, ऊपर में लिख देना PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी रेशो। अच्छा ध्यान रखना, ये जितने भी अभी तक हमने बात सीखी है सब प्योर रेशो थे। इनका आंसर आप किस में लिखेंगे, इस टू, जैसे 2:1, 1:1, 1.5:1। अब जब हम एक्टिविटी रेशो पढ़ते हैं तो इसका आंसर जो निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, हम टाइम्स में। किस में निकालते हैं, टाइम्स। अब देखो, जब जब टर्नओवर रेशो पूछा जाएगा तो अपोन में एवरेज किया जाएगा। इस वाले में भी अपोन में एवरेज लिखेंगे, यहां भी अपोन में एवरेज लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, अपोन में एवरेज आएगा। टर्नओवर करना है, एवरेज लिखना है। सर किस चीज का एवरेज, तो एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर में एवरेज ट्रेड पेबल। आप कहोगे सर इन्वेंट्री तो समझ में आता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, इधर देखना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर, नाम सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल नाम सुना होगा, ये सब क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड पेबल क्या होता है, तो बिल्स पेबल नाम सुना होगा, क्रेडिटर नाम सुना होगा, ये सब क्या होते हैं, ट्रेड पेबल। तो एवरेज करना है इनका। अब एवरेज कैसे करेंगे, तो एवरेज करने का फॉर्मूला होता है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगा प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, एवरेज हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल या ओपनिंग क्रेडिटर या ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2, एवरेज आ जाएगा। तो अपॉन में एवरेज लिखते हैं। सर ऊपर क्या लिखना है, तो इन्वेंट्री है आपके पास, इन्वेंट्री होता है स्टॉक, और स्टॉक की कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसको कॉस्ट बोलते हैं, और कॉस्ट को एक और नाम दिया जाता है COGS। तो आप यहां पे लिखते हैं बेटा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तब इन्वेंट्री पूछा जाए तो इन्वेंट्री में ऊपर COGS लिखा जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट होती है और कॉस्ट को COGS बोला जाता है। सर ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा मुझे बताओ, ट्रेड रिसीवेबल तो डेटर को बोलते हैं ना एक तरीके से, और डेटर कब क्रिएट होते हैं आपके, आपके मार्केट में डेटर कब बनते हैं, जब आप किसी को उधार बेचते हो। तो उधार सेल करने को क्रेडिट सेल को, सेल्स को यहां पे कंपनी के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है, ध्यान रखना। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार बेचा तो क्रेडिट, सेल को सेल ना बोल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ब्रैकेट में लिख दूं आपको समझाने के लिए। एक तरीके से आप अगर एग्जाम में ये ना लिख के सेल भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल, अब इसका उल्टा, क्रेडिटर कब बनते हैं, जब उधार खरीदते हैं, तो क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये मैंने दो अलग ही स्लाइड बना के लिख रखे हैं, इसकी भी क्या ट्रिक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड कैपिटल टर्नओवर। सर इनके आगे भी टर्नओवर आ रहा है तो अपने आप एवरेज लिख दें, मैंने कहा बस यही गलती हो जाती है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो बस आप ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल टर्नओवर, तो फिक्स्ड कैपिटल की जगह फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होना चाहिए था। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आ जाए तो ये वर्किंग कैपिटल अपोन में, बस इसके आगे एवरेज मत लगाना। वैसे टर्नओवर में एवरेज एवरेज होता है, देखो एवरेज इन्वेंट्री था तो एवरेज इन्वेंट्री के आगे एवरेज था, ट्रेड रिसीवेबल के आगे एवरेज था, ट्रेड पेबल के आगे एवरेज था। बस यहां पे क्या करना, वर्किंग कैपिटल के आगे एवरेज मत लगाना। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट टर्नओवर में भी अपॉन में फिक्स्ड एसेट तो लिखना लेकिन इसके आगे एवरेज मत लगाना। एवरेज बस इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल के आगे एवरेज करना उनका। तो ऊपर क्या लिखें, सेल, सीधी सीधी सेल लिख दो दोनों जगह, और सेल्स को क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
फॉर्मूले लिखने के भी नंबर हैं, 1 नंबर मिल जाएगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने का। तो सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट, दोनों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइम देख लो मैं कितनी देर की वीडियो हो चुकी है, 15 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं, प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा किसके ऊपर चेक किया जाता है, सेल के ऊपर। तो सबके अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, सेल, और सेल को मैं क्या नाम देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अलग ही किस्सा है, अलग ही केस है, ये प्रॉफिट नहीं है कोई, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल का कितने परसेंट था नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यहां पे 100 लगा दे करो क्योंकि यहां के आंसर परसेंटेज में निकलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 2 बार ये वीडियो देख लिया अगर रिपीट करके, फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे, ट्रिक है। ऑपरेट जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं सबके अपॉन में सेल लिखा जाता है, सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में, और ऊपर क्या लिखोगे, फिर से एक याद करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पीबीआईटी बताया था, पीबीआईटी, वही पीबीआईटी यहां पे लिखना है। तो ये हो गए। अब देखो कितने सारे फॉर्मूले, आपने इतनी सारी स्लाइड्स पे फॉर्मूले याद कर लिए, बस एक ही बताए थे कि ये याद कर लो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो और लिक्विड। और ये तो आपको याद ही हो जाता है, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो बस यहाँ पे पढ़कर उसको यहीं छोड़ देते हो, उसके आगे पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैंने आगे के याद करने सिखा दिए कि कैसे ट्रिक है, जो पहले वो पहले लिखो, जो बाद में उस अपॉन में लिखो। जब सोल्वेंसी रेशियो चलता है, जब टर्नओवर रेशियो चलता है तो अपॉन में एवरेज एवरेज करते चले जाओ। बस वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट में उनको एज इट इज लिख लेना, उनके आगे एवरेज मत लगाना। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए जीपीआर, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट, पहले लिख दो ग्रोस प्रॉफिट, अपॉन में क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 50% आंसर। दूसरा क्या निकालना है, करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने कहा था प्यारे बच्चों रट लो इसको। अब देखना कहीं पे करंट एसेट लिखा हुआ है क्या, इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, सबको जोड़ लो। 2 और 1 3, 7 7 14 और 1 5, ये हो गया 45 60,000। करंट एसेट आ गई 60,000। करंट लाइबिलिटी कितना लिखा हुआ है, 40,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सॉरी 1.5:1, इसका आंसर रेशियो में आता है। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्या बताया था, करंट एसेट में से माइनस कर लेना इन्वेंट्री। अब करंट एसेट कितनी आई थी आपकी, 60, 60 में से माइनस कर लो 15, तो कितना रह जाएगा, 45,000 रुपये। 45/40, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। अब यार इसको काटना तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई, 1.0, सॉरी 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 1:5:1, कुछ ऐसे आएगा बच्चों, कैलकुलेशन पे मत जाना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ जरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन में क्या बताया था, एवरेज इन्वेंट्री, और ऊपर क्या बताया था, COGS। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट करोगे ना, सेल माइनस प्रॉफिट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, तो कॉस्ट आता है COGS। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के सेल होती है। आपने कोई चीज बनाई, वो उसकी कॉस्ट है, उसमें आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा, तभी तो मार्केट में सेल करते हो। अब सेल कितनी लिखी हुई है, 1 लाख, और प्रॉफिट कितना था, 50। अगर 1 लाख में से मैं 50,000 प्रॉफिट हटा दूं तो वो 50,000 रुपये मेरी क्या बन जाएगी, COGS। और क्या एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 15 लिखा हुआ है, कोई एवरेज नहीं लिखा हुआ, तो जब नहीं लिखा हुआ तो इसको 15 ही लिख लेते हैं। 3 0 लिख दो, 5 से इसको 15 से इसको कैंसिल कर दो, टाइम्स में आंसर आएगा 3 1, ये कुछ इस तरीके से 3.33 टाइम्स आ जाएगा।
और लास्ट क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, बहुत बढ़िया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर में फिक्स्ड एसेट के आगे एवरेज मत लगाना बस, और ऊपर क्या लिख देना, सेल, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। सेल कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख, और फिक्स्ड एसेट कितनी है, सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10, 1 लाख, और 1 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल टू 1 टाइम, इससे कट के एक ही आएगा। इसके आगे मैंने हाथ जोड़ लिए आपके, कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जरूर कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि आपको अच्छी समझ में आया ना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको 20 मिनट 22 मिनट के अंदर पूरे का पूरा एक चैप्टर, रेशो जैसा चैप्टर, जिसके फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद करा दूं, जिससे आप कम से कम फॉर्मूला तो लिख के आए, और अगर सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन आ गई इस क्वेश्चन की तरह, तो आप वो क्वेश्चन भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर आए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप लोग अपना ख्याल रखना, ऐसे ही कमेंट करते रहना और इस तरीके से सपोर्ट दिखाते रहना। बाय बाय, टेक केयर।